हमारे साथ आज डिटेल में बातचीत करने के लिए जेनसार टेक्नोलॉजीज के वाइस चेयरमैन और एमडी मिस्टर गणेश नटराजन और एंजल ब्रोकिंग की सरबजीत कौर नागरा दोनों जुड़ रहे हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। नटराजन साहब, सबसे पहले आपसे कुछ तमाम दिक्कतें मैं एक एक करके सबको टच अपॉन करूंगा, लेकिन आज जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि कई सारी आईटी कंपनीज के जो क्लाइंट्स हैं वो स्पेंडिंग कम कर रहे हैं, बजट्स को प्रून कर रहे हैं। मैं आगे सरबजीत से स्पेसिफिकली स्टॉक्स में भी बातचीत करूंगा, लेकिन क्या एनवायरमेंट में ऐसा कोई मार्क्ड चेंज है? कोई दिग्गज क्लाइंट्स का अपने स्पेंडिंग कम कर रहे हैं, कर्टेल कर रहे हैं, प्रून कर रहे हैं? जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है, क्योंकि आपको ये समझना होगा कि जो क्लाइंट्स का जो स्पेंडिंग है उसका पैटर्न बदल रहा है। मतलब कि जो पहले रेगुलर एप्लीकेशंस और इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंडिंग होती थी, अभी काफी स्पेंडिंग का फोकस है डिजिटल टेक्नोलॉजीज पे, मतलब कि जो मोबिलिटी, क्लाउड वगैरह वगैरह। तो उसमें से ये नहीं कि स्पेंडिंग कम करेंगे, उनका स्पेंडिंग पैटर्न चेंज होगा। और जो अगर आप सिर्फ ट्रेडिशनल काम करते हैं तो उसमें आपको तकलीफ हो सकती है, मगर हमारी कंपनी जैसे अगर आपका डिजिटल पे फोकस है तो मुझे कोई डाउट नहीं है कि आगे बढ़ते हुए भी काफी स्पेंडिंग होगी। खासकर की कंपनी जैसे बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज, रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग जो डिजिटल पे ज्यादा फोकस दे रहे हैं, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की सोच रहे हैं। तो जो सेक्टर के लिए मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। बस कुछ कंपनीज जो हैं जो नए फोकस नहीं करते हैं उनको कुछ तकलीफ हो सकती है। पर सरबजीत, जो नाम सामने आ रहे हैं, जो रिपोर्ट सजेस्ट कर रही हैं, मैं आज कई सारी रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, उसमें स्पेसिफिकली हाईलाइटेड है कि इन्फोसिस को 100 बेसिस पॉइंट्स के आसपास का इंपैक्ट होगा, क्योंकि वॉलमार्ट अपने कुछ प्रोजेक्ट्स को डिले कर रहा है। इनफैक्ट टॉप 10 क्लाइंट्स का जो कंट्रीब्यूशन था इन्फोसिस के लिए पिछले 2 सालों में ऑलमोस्ट 200 बेसिस पॉइंट्स के आसपास शायद कम भी हो गया है। विप्रो के केस में कहा जा रहा है सिस्को, सिटी बैंक से दबाव आने वाला है। टीसीएस के केस में एसी नीलसन और सिटी की तरफ से दबाव आने वाला है। हालांकि सिटी तो खैर अपने कैप्टिव यूनिट्स को लगातार ट्रांसफर कर रही है, काम तो वो ऑब्वियस भी था। लेकिन क्या आप इसे एनालिस्ट वाकई चिंतित है? ऐसी कोई दबाव वाली बात, ये सब जो प्रोजेक्ट्स प्रून करने की बात करी जा रही है या फिर स्पेंड टालने की बात करी जा रही है, या ये सब प्राइस में, स्टॉक प्राइस में फैक्टर इन यही हो रहा है कि जो दबाव आ रहा है? देखिए, जहां तक क्लाइंट्स की बात है, ये साल जो था कंपनीज ने पहले ही कहा था कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में थोड़ा कम ग्रोथ दिखाएगा। और अगर आप क्लाइंट एडिशंस देखें तो मुझे आज तक जो लास्ट क्वार्टर गया है उसकी क्लाइंट एडिशंस देखें तो हर एक की कमेंट्री काफी स्ट्रांग थी। अगर आप HCL देखें तो उन्होंने भी कहा है कि उनकी बेस्ट क्वार्टर में से 10% हाई ऑर्डर बुक पोजीशन है। इवन TCS ने कहा है कि उनकी बेस्ट ऑर्डर बुक पोजीशन से हायर ऑर्डर बुक पोजीशन इस क्वार्टर में। एम्प्लॉय एडिशंस आप देखें वो भी स्ट्रांग है। तो मेरे ख्याल से ये जो एक्चुअली स्टॉक में करेक्शंस आए हैं मेनली इन्फोसिस के ये कहने के बाद आए हैं कि नेक्स्ट क्वार्टर जो है थोड़ा ठंडा रहेगा। और वो एक्चुअली आप अगर उसको ध्यान से देखें तो ये नॉर्मली सेकेंड हाफ आईटी कंपनीज के लिए नॉर्मली फर्स्ट हाफ से कमजोर ही रहता है ऑलमोस्ट। अच्छा, इनफैक्ट क्योंकि सरबजीत आपने स्पेसिफिकली इन्फोसिस की बात करी, हालांकि उस कमेंट्री या फिर एनालिस्ट कॉन कॉल में ऐसी कोई हाईलाइट नहीं था। Q3 हमेशा सीजनली वीक रहता है, जो आप कह रही थी, उन्होंने भी वही कहा। Q4 में वापस पिकअप देखने को मिला, लेकिन एक बात शायद बाजार को चुभी, उन्होंने कहा कि सेकेंड हाफ में मार्जिन्स में कुछ कॉन्ट्रैक्शन, मार्जिन्स में कुछ प्रेशर देखने को मिलेगा। कोई उसमें कोई दिक्कत की बात की है? फिर वो जनरल ट्रेंड है, हिस्टोरिकली हमेशा सेकेंड हाफ वीक रहता है तो मार्जिन में प्रेशर देखने को मिलता है। इन्फोसिस उसी बात को हाईलाइट कर रहा है। मेरे ख्याल से तो एक जनरल कमेंट्री है, और मेरे ख्याल से इस मार्केट की थोड़ी वीकनेस की वजह से आईटी में अगर आप देखें तो सेक्टर काफी कॉशियसली ट्रेड कर रहा है। अगर आप आईटी स्टॉक्स देख लें तो इन्फोसिस भी करेक्शन के बाद ऑलमोस्ट 16-15 पी पे ट्रेड कर रहा है, विच इज उसकी अगर ROEs देखें तो 40%, 50% बिजनेस ROE है। तो और उनके मार्जिन्स भी आप देखो तो 27% चल रहे हैं, जो कि उन्होंने गाइड भी किया है कि वो नेक्स्ट 2 साल में 30 तक की एम कर रहे हैं। तो ये एक शॉर्ट टर्म आई थिंक ब्लिप है, लेकिन मार्केट्स जो है थोड़े ओवरली कॉशियस है सेक्टर पे। इसके लिए कुछ भी जो न्यूज नेगेटिव आ रही है उससे स्टॉक रिएक्शंस काफी सिवियर हैं। इनफैक्ट नटराजन साहब, वो जो फिर से खबर आ रही थी, खैर वो इलेक्शन रेटोरिक मालूम है क्योंकि अगले साल प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस वापस आने वाले हैं, तो आमतौर पे हमेशा देखते हैं हम, लेकिन इस बार फिर से वो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि नया US बिल H1B वीजा कर्व करने की बात होगी। उन कंपनीज जिनके 50 एम्प्लॉइज से ज्यादा हैं और उसमें से 50% से ज्यादा H1B वीजा या L1 वीजा होल्डर्स हैं, उनको फर्दर यहाँ पे प्रोवाइड फॉर नहीं करे जाएंगे नए वीजाज। यो रेटोरिक ही मानो या इस बार कोई वाकई दिक्कत की बात है? क्योंकि सरप्राइजिंग मूव्स है, कई सारी आईटी कंपनीज में अच्छा खासा प्रेशर, अच्छा खासा दबाव देखने को मिल रहा है।
नहीं, आपको ये देखना पड़ेगा कि जो सेनेटर्स हैं डर्बिन और ग्रासली, वो बहुत अर्जे से वही कोशिश कर रहे हैं कि एक इमिग्रेशन बिल लाई जाए, और वो जो कह रहे हैं वो गलत नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि इस्तेमाल जो किया जाता है H1B और L1B वीजा का, वो सही तरीके से होने चाहिए। मगर इसका ये मतलब नहीं हुआ कि ये बिल पास हो जाएगा। जैसे आपको मालूम है, कॉम्प्रिहेंसिव इमिग्रेशन तो बहुत ही भारी मामला है अमेरिका में, और इतनी जल्दी कोई बिल पास नहीं होती है। और ये हो सकता है कि उस बिल के कुछ टुकड़े अगर किसी और बिल के साथ जुड़ जाएं, तो वो सब हमें वॉचफुल रहनी चाहिए। मगर मेरे ख्याल से अमेरिका में जो अभी इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट है, अमेरिका में जो नीड है इंडियन आईटी की, वो चलते रहेगा। और जो कंपनियां अच्छी तरह से काम कर सकती हैं और अपने क्लाइंट्स को कॉम्पिटिटिव बना सकते हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं होने वाला है। तो इसमें कोई डाउट की कोई है ही नहीं। ओके डॉक्टर साहब, आपको शायद जाना है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे वक्त निकालने के लिए। सरबजीत, लेकिन आप हमारे साथ प्लीज बने रहिए। मैंने ब्रॉडर पिक्चर तो पेंट कर ली, लेकिन जो इतनी तगड़ी पिटाई आईटी पैक में आई है, उसके बाद मैं क्या करूं, और साथ साथ क्योंकि आप फार्मास्यूटिकल भी ट्रैक करते हैं और डॉक्टर रेड्डीज को लेकर बड़ी खबरें आ रही हैं, आपसे उस पर बातचीत करना चाहूंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। हम फोकस कर रहे थे आईटी पे। हमने बात करी थी गणेश नटराजन, सेंसार टेक्नोलॉजीज के वाइस चेयरमैन से। उनका कहना है स्पेसिफिकली क्लाइंट की स्पेंडिंग को लेकर तो कोई दिक्कत की बात है नहीं, बजट्स कट नहीं हो रहे हैं, और जहां तक वो यूएस वीजा का लेकर इश्यू है, इलेक्शन रेटोरिक है, शायद ऐसा कुछ दिक्कतें ना झेलें आईटी कंपनी। सरबजीत हमारे साथ बनी हुई है, एंजल ब्रोकिंग की एनालिस्ट। सरबजीत, क्योंकि इन्फोसिस ने लगातार बड़ा प्रेशर बनाया अपने रीसेंट हाई से, 1210-1220 के हाई से, वहां से तो ऑलमोस्ट 150 रुपए के आसपास झटक चुका है। पिछले कुछ दिनों से लगातार प्रेशर बना हुआ था। क्या करना चाहिए मैम इस स्टॉक में? क्या खरीदारी करने के मौके हैं? आपका क्या कॉल है? और इनफैक्ट ना सिर्फ इन्फोसिस, लार्ज कैप आईटी कंपनी, इस पे क्या टॉपिक है? देखिए, हमारा व्यू है कि आईटी कंपनी, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि इन्फोसिस, टीसीएस जैसी कंपनीज भी 16-17 पी मल्टीपल पे 1 ईयर फॉरवर्ड पे चल रहे हैं। तो और उनकी आरओईज, अगर बिजनेस आरओईज आप देखो तो 40% है। इतनी हाई आरओई पे आपको कोई भी बिजनेस जो है इंडिया में एटलीस्ट एफएमसीजी को छोड़ के आपको नहीं मिलेगा। और उनके मार्जिन्स भी आप देखो तो बेहतरीन है। केवल आईटी में जो एक जो उछाल है या वैल्यूएशंस में कमी आई है, वो इसलिए है कि इनकी ग्रोथ जो है वो पहले से कम हो गई। लेकिन हमारा मानना है कि इतने हाई बेस पे भी अगर कंपनीज 13-14% वाई ऑन वाई ग्रोथ आपको दे रही हैं, तो ये एक स्मॉल फीट नहीं है, क्योंकि ये इंडस्ट्री ऑलरेडी काफी एक्सपोर्ट्स में काफी हाई मार्केट शेयर है। तो हमारे हिसाब से आईटी पैक इटसेल्फ काफी अंडर वैल्यूड है और वैल्यू पिक है इस सेक्टर में, स्पेशली लार्ज कैप्स में। तो हमारे हिसाब से तो ऑलमोस्ट आप HCL टेक से लेके टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, टीसीएस, इन सब में अच्छी आपको जो है रिटर्न्स मिलने की अच्छी खासी उम्मीद है। तो हमारे लिए तो आईटी के सारे लार्ज पैक्स बाई में इंटरेस्टिंग, अच्छा खासी पिटाई हो चुकी है, बड़े अट्रैक्टिव लग रहे हैं। चारों दिग्गज आईटी कंपनीज में खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। लेकिन सरबजीत, एक स्टॉक में आईटी का बियॉन्ड जाना चाहूंगा, फार्मास्यूटिकल्स। डॉक्टर रेड्डीज अक्टूबर में मेरे ख्याल से 4400 का हाई था, और आज वहां से 1100 रुपए से ज्यादा झटक चुका है ये काउंटर। पहले वो यूएस एफडीए को लेकर, प्लांट को लेकर इश्यूज थे, और आज जो खबरें आ रही हैं कि फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज तक की बातें यूएस में हैं, और उसके चलते स्टॉक की पिटाई हुई है। पहले तो ये क्या मतलब हुआ, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज अगर सामने आई हैं तो आप जैसे एनालिस्ट के लिए कितना बड़ा धक्का है, कितना तवज्जो देंगे इस खबर को आप, और स्टॉक पे क्या कॉल होगा मैम? देखिए, इस न्यूज पे फिलहाल तो मुझे भी क्लैरिटी काफी चाहिए। फिलहाल जो मुझे समझ में आया उसके हिसाब से तो ये है कि उनकी जो रिपोर्टिंग है नंबर्स में, उसमें थोड़ी गड़बड़ है। तो अभी किस लेवल की गड़बड़ है, मामला ज्यादा जिस लेवल का केस बताया गया है, आई मीन जो उनकी यूएस में क्लासेस होती हैं, उस क्लास में इतना सिवियर क्लास में नहीं डाला गया है। तो ज्यादा बड़ी इरेगुलरिटी लगती नहीं, बट कितने क्वांटम की है वो आई थिंक कंपनी से ही मालूम पड़ेगा। फिलहाल डेफिनेटली कॉज ऑफ कंसर्न है। कोई भी ऐसी न्यूज आए जिसमें कि कंपनी किसी ऑपरेशन लेवल पे, फाइनेंशियल लेवल पे कुछ प्रॉब्लम्स हो, तो एक चिंता का विषय बन ही जाता है। बट मेरे ख्याल से ये ज्यादा बड़ा इशू नहीं होगा, जहां तक मेरी समझ है इन टर्म्स ऑफ लीगल कॉन्टेक्स्ट में। और दूसरा कॉल हमारा स्टॉक पे फिलहाल तो बाई है, बिकॉज हमें लगता है स्टॉक जैसे आपने कहा काफी करेक्ट हो चुका है बिकॉज ऑफ यूएस एफडीए के कंसर्न से।
यूएसएफडीए का एक इशू ऐसा है जिसमें आप कॉल नहीं ले सकते हो, बिकॉज ये एक कंपनीज भी बहुत डिफिकल्टी से इस पे कॉल ले पाती हैं कि ऑडिट आया और क्लियर हो जाएगा नहीं होगा। तो इसमें आप एक ही सेफगार्ड रख सकते हो कि एक तो कंपनी की जो बिजनेस हो डाइवर्सिफाइड हो, दूसरा आप जिस वैल्यूएशन पे स्टॉक उठाते हैं वो अट्रैक्टिव हो। तो अभी डॉक्टर रेड्डीज करेक्शन के बाद ऑलमोस्ट आई थिंक 17p पे FI 17 पे ट्रेड कर रहा है। और फिलहाल तो ये प्रॉब्लम उनकी, अगर आप सेल्स वाइज देखें तो 10 to 12% ऑफ ओवरऑल सेल्स तक ही रिस्ट्रिक्टेड है। तो फिलहाल तो कोई इतनी बड़ा इशू नहीं है, बिकॉज तो हमें तो ये बाई लगता है। तो टारगेट्स क्या होंगे मैम? डॉक्टर रेड्डी पे इस लेवल से हमें एटलीस्ट 25% अपसाइड लगता है। अच्छा खासा अपसाइड उन लेवल्स के आसपास अट्रैक्टिव है। सरबजीत बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए आज वक्त निकालने के लिए। तो इन्फोसिस, TCS, HCL टेक महिंद्रा, इन लेवल्स के आसपास अट्रैक्टिव बाइज नजर आते हैं। अच्छा लॉन्ग टर्म निवेश हो सकता है। और डॉक्टर रेड्डीज में भी खरीदारी करने की सलाह, 25% तक का अपसाइड। यहां पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ विजय चोपड़ा और समीत चौहान जुड़ेंगे और साथ साथ लेकर आएंगे इस घंटे की हेडलाइंस।